नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम लोग राजनीतिक विचारक, उनके विचार, उनके योगदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने महान चिंतक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो के बारे में चर्चा किया। साथ ही कल हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार इन चिंतकों को पढ़ा जाए और क्या जो समस्या है, जिस समस्या को उन लोगों ने देखकर जो थ्योरी दी है, उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है और उसको किस तरह से इंगेज किया जाए उनके साथ। जिस तरह से प्रोफेसर एम एन ठाकुर साहब बता रहे थे कि कैसे उनके साथ वार्तालाप करें, यह ज़रूरी होता है। केवल यह जानना कि उनके क्या विचार थे और कैसे उस विचार को हम आगे बढ़ाएं, यह तब संभव है जब उनके विचार को सही दृष्टिकोण से और सही परिप्रेक्ष्य में देख सके। तो एक उसका क्या फ्रेम होना चाहिए, किस फ्रेम में किसी विचार को पढ़ना चाहिए, किसी दर्शन को देखना चाहिए, उस पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर एम एन ठाकुर साहब। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, खुद राजनीतिक चिंतक हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में राजनीति के विषयों पर लिखते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को यह समझने में लाभदायक साबित होगा कि कैसे राजनीतिक विचारक, दार्शनिक एवं उनके विचार को हम आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर ठाकुर को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। कल की बातचीत में हमने कहा था कि जो चिंतकों को हमें पढ़ना है उसमें 2-3 मुद्दों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास करके ये इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है जब हम ये सोचें कि भारतीय समाज में जो छात्र पश्चिमी चिंतन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे पढ़ें इसको, या यूँ कहें कि सिर्फ छात्र ही क्यों, चिंतन की पढ़ाई तो विश्वविद्यालय के बाहर भी होनी चाहिए। आम लोगों को भी राजनीतिक चिंतन के बारे में सोचना समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। जिन राजनीतिक चिंतनों के आधार पर हमारी व्यवस्था बनाई गई है, जिनके आधार पर हमारी व्यवस्था चलाई जाती है, ऐसे चिंतनों के बारे में आम आदमी को बिल्कुल सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और यदाकदा उस चिंतन की प्रक्रिया में हिस्सा भी लेना चाहिए, भाग भी लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसमें जिन भारतीयों को अब दुनिया के बाकी हिस्सों के चिंतन को पढ़ने समझने की ज़रूरत है, ताकि हम भविष्य के लिए ऐसे चिंतन की बात सोच सकें जो हमारा मुक्तिकामी चिंतन हो, जो हमारे समाज को एक उन्मुक्त समाज बना सके, ऐसा समाज बना सके जिसमें हर कोई फ्री महसूस करे, जिसमें हर कोई अपनी क्षमता को पूर्णता के साथ प्राप्त कर संपूर्ण मानव बन सके। ऐसे समाज की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है आज के समय में कि हम केवल एक देश के एक समाज के चिंतन पर आधारित न रहें, बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ मानव समुदाय रहता है वहाँ जो चिंतन चल रहा है उसे समझने की कोशिश करें और उससे हम क्या ले सकते हैं, कैसे अपने समाज को फिर से नए तरीके से बना सकते हैं, इस प्रयास में लगे। इसी संदर्भ में एक ख़ास बात यह है कि जो पश्चिमी चिंतन के साथ हम एंगेज करें, जिसे इन्होंने कहा जिन्हें एंगेज करना, जो वार्तालाप करना या संवाद करना, संवाद एक ज़्यादा उपयुक्त शब्द है कि हम संवाद करें, दुनिया भर के चिंतकों के साथ हम संवाद करें। संवाद में एक समानता का भी बोध है। हम सिर्फ उनसे ज्ञान हासिल ना करें, बल्कि हम अपने तरीके से उनके ज्ञान को समझने का प्रयास करें। ये हम कैसे करेंगे? तो आज की बातचीत में मैं ये प्रयास करूँगा कि एक जनरल फ्रेमवर्क बनाऊँ, एक ऐसा तरीका निकाला जाए, एक ऐसे तरीके पे बातचीत की जाए जिसका उपयोग कर हम दुनिया के किसी चिंतक के साथ अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं। और संवाद स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम खुद चिंतन कर सकें, हम खुद चिंतक बन सकें, तभी हमारा संवाद सफल होगा। इसके लिए जो फ्रेमवर्क हम उपयोग में ला सकते हैं, जिस फ्रेमवर्क के बारे में हम सोच सकते हैं, उसे पहले मैं उसकी बातचीत करूंगा, फिर मैं कुछ उदाहरण लूँगा
कि दुनिया के अनेक चिंतकों के बारे में कैसे हम सोचना शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है जो पहली बात है किसी चिंतक के साथ संवाद स्थापित करने के लिए, वो है चिंतक का समय, चिंतक का जो कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं, संदर्भ क्या है। चिंतक जिस वक्त चिंतन कर रहा है, जिस वक्त वो लिख रहा है, वो समय, वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका देश और उनका काल, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में यदि हम एक चिंतक को फ्रेम में डालें तो कई चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी कि वो कोई मनुष्य किस तरह से सोच रहा है उस वक्त। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी बात है ऐतिहासिक समय का, हिस्टोरिकल टाइम। किस हिस्टोरिकल टाइम में कोई चिंतक लिख रहा है। आप मैकियावेली को लें, मैकियावेली ठीक उस वक्त लिख रहा है जब आधुनिकता का आगमन होने वाला है। आधुनिकता अभी तक आई नहीं है, आधुनिकता आने वाली है। यूरोप में आधुनिकता आने के लिए दरवाजे खुले हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आधुनिकता अभी आई नहीं है। तो यदि आधुनिकता आई नहीं है तो उस वक्त का समाज कैसा है और वहाँ किस तरह का चिंतन होगा, यदि इसको जानना चाहेंगे हम तो हम मैकियावेली को देख सकते हैं। जब आधुनिकता आने वाली होती है तो उस वक्त के समाज को हम कहते हैं इडियट सोसाइटी। इडियट सोसाइटी का मतलब ये है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं वो टूट चुकी हैं, नई मान्यताएं अभी उभरी नहीं हैं। और ऐसे समाज में शक्ति का बड़ा महत्व होता है, पावर का बड़ा महत्व होता है। आप देखेंगे कि मैकियावेली के चिंतनों में, मैकियावेली के राइटिंग्स में पावर बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शक्ति बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक तो ये समय है कि सामाजिक परिवर्तन का कौन सा समय चल रहा है, सामाजिक विकास का कौन सा समय चल रहा है, दुनिया के इतिहास का कौन सा समय चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम चिंतकों को उसके काल में देखें, उस समय में देखें, उस समय की मान्यताओं के बारे में सोचें, उस समय के सामाजिक परिस्थितियों के बारे में सोचें, उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में सोचें, उस समय के चिंतन की प्रक्रिया के बारे में सोचें। ये उसका संदर्भ है। यदि हम संदर्भ को बेहतर समझ लेते हैं तो संदर्भ से हमें बहुत सारे उद्गम स्थल, विचारों के उद्गम स्थल स्पष्ट हो जाते हैं। मैं 3-4 उदाहरण लेके बताना चाहूँगा कि मैंने मैकियावेली के बारे में बताया कि मैकियावेली जब लिख रहा है तो उस वक्त इटली में इडियट सोसाइटी है। पुराने मूल्य टूट चुके हैं, नए मूल्य आए नहीं हैं। पुराने मूल्य है कम्युनिटी का, पुराना मूल्य है जिसमें राजा को भगवान माना जा रहा है। पुराना मूल्य है जिसमें मानवीय भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुराना मूल्य है जिसमें बाजार नहीं है। मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध ज़्यादातर पारिवारिक या सामाजिक संबंध है, जो रक्त के आधार पर स्थापित संबंध है। और उम्रदराज लोगों के लिए एक सम्मान का समय है। लोग पारिवारिक जीवन के लिए व्यक्तिगत हितों को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। ये पुराना समय था। नया समय बाजार का समय था। व्यक्ति समाज से अलग हटकर व्यक्ति की अस्मिता में खोने लगा, व्यक्ति की अस्मिता को उजागर करने लगा और व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सचेत होने लगा। व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है, उसकी जाति, उसके धर्म के आधार पर ट्रीट नहीं करता है, बल्कि एक व्यक्ति की तरह समझने का प्रयास करता है। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का धीरे धीरे विकास हो जाता है नए मूल्य में। बाज़ार में जिसके पास खरीदारी की क्षमता है वही महत्वपूर्ण है, जिसके पास खरीदारी की क्षमता नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो। तो ये नए मूल्य, बाज़ारी मूल्य जो है, बुर्जुआ वैल्यू जिसको कहते हैं, वो उभर रहा है पूंजीवाद के समय में। और सामंतवाद में सामंती मूल्य है। और एक बीच का ऐसा समय है जब सामंती मूल्य टूट चुके हैं लेकिन बुर्जुआ मूल्य अभी उभरे नहीं हैं। तो मूल्यों का बड़ा ही संकट चल रहा है मैकियावेली के समय में। इसलिए आप देखेंगे कि मैकियावेली कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण है शक्तिशाली होना, और जितना ज़्यादा आप रौंदेंगे लोग उतना ज़्यादा आपका फ़ैन होंगे, लोग उतना ज़्यादा आपके करीब आएंगे। कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल राज्य की ज़रूरत है। पहली बार कोई कह रहा है कि राज्य के पास एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए।
पहली बार वो कह रहा है कि स्टेट क्राफ्ट होना चाहिए, कैसे राज्य का निर्माण कैसे किया जाए, राज्य की संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाए। ये राज्य, अभी तक जो राज्य था वो फ्यूडल सामंतवादी राज्य था, जहाँ राजा के बारे में कह दिया गया कि वो भगवान का प्रतिनिधि है, और इतना ही कह देना उनके लिए काफ़ी था। लोग उसको मानने लगे थे, लोग अपने एल्डरली लोगों को मानने लगे थे और उनकी बातों को मान लिया करते थे। लेकिन जब ये टूटने लगी चीज़ें तो राजा का जो सम्मान था वो कम होने लगा, पारिवारिक संबंध टूटने लगे। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दूसरे तरह के संबंधों का निर्माण कैसे किया जाए, दूसरे तरह की सत्ता का निर्माण कैसे किया जाए। तो मैकियावेली इस बीच में दूसरे तरह की सत्ता के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआती चीज़ें जो थी उसके बारे में मैकियावेली बात करते हैं। मैकियावेली कहेंगे कि रिलीजन कुछ भी नहीं है, रिलीजन को राजा के द्वारा जनता पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। मैकियावेली कहेंगे कि एंटिक्विटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, उदाहरणों को खोजिए और उदाहरणों से सिद्धांत का निर्माण कीजिए कि पहली बार कोई क्यों हारा था, क्या कारण थे उसके, उन कारणों को ढूंढिए। फिर अगली बार यदि कोई हारता है उसके कारणों को ढूंढिए, उसमें मिलाइए क्या कॉमन है, फिर उसके अगली बार आप ना हारेंगे। तो इस तरह से कई तरह के नए सिद्धांतों का निर्माण मैकियावेली ने किया। लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट था मैकियावेली का, जो इडियट सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट है, वो आज भी आप देखेंगे कि किसी समाज में परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है पूंजी सामंतवाद से पूंजीवाद का और बीच की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पावर का बड़ा महत्व है। वो इडियट सोसाइटी होता है, वहाँ पावर फ्लोज फ्रॉम बैरल ऑफ गन होता है, जो माओ चाइना के बारे में कहा करते थे कि असली पावर जो है वो सिर्फ बैरल ऑफ द गन में, कौन किसको किल कर सकता है। आप दूसरा उदाहरण लें, ठीक मैकियावेली के बाद हॉब्स का समय आते आते कॉन्टेक्स्ट बदल गया था, बाजार निखर के आ गया था, लोग अब सामंती मूल्यों से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, लोग नए मूल्यों की तलाश करते करते यहाँ पहुँचे थे कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल का अपना राइट है। इस नए संदर्भ में जो यूरोप में जो बुर्जुआ शक्ति इमर्ज कर रही थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था इमर्ज कर रही थी, उस नए संदर्भ में सवाल था कि किस तरीके से राज्य का निर्माण हो ताकि ये व्यवस्था बेहतर चल सके, किस तरीके से कुछ ऐसी बातें की जाएं ताकि लोग राज्य की सत्ता को मान लें। ये उनका कॉन्टेक्स्ट था। आप रूसों तक आएँ, आप लॉक पे आएँ तो आप देखेंगे लॉक का कॉन्टेक्स्ट था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। क्रांति हो रही है, लोगों को राज्य सत्ता की ज़रूरत है क्योंकि पूंजीवाद का बेहतर विकास हो चुका है, लोगों के पास अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसकी रक्षा करने के लिए तर्क गढ़ने की ज़रूरत है। कौन उसकी रक्षा करेगा, राज्य कैसे उसकी रक्षा करे, इसके लिए तर्क गढ़ने की ज़रूरत है। तो लॉक आप देखेंगे कि ऐसे राज्य की कल्पना करता है जिसमें बुर्जुआजी का, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यदि आप हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हम कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करेंगे। तो इस तरह का सामाजिक संबंध, जो सामाजिक संदर्भ था, उसका महत्व बहुत है चिंतकों के चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। व्यक्तिगत जीवन का भी बहुत महत्व है। कोई चिंतक कैसे सोचेगा, ये उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी निर्भर करता है। आप हॉब्स का उदाहरण लें। हॉब्स प्रीमैच्योर बेबी था, समय से पहले पैदा हो गया था क्योंकि उसकी माँ बहुत डर गई थी और इसलिए वो कहता था कि आई एंड फियर आर ट्विन ब्रदर्स, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हर बात में मुझे डर लगता है। और इसीलिए हॉब्स हमेशा ही ऐसे अथॉरिटी की तलाश करता है जो उस डर से उसे बचा सके। उस डर से कैसे बचेगा, इसकी खोज करना शुरू करता है। आप रूसो का उदाहरण लें। रूसो एक अति साधारण परिवार से था और वो कई जगह घरों में बर्तन साफ करने का काम किया करता था। जब उसने लिखना शुरू किया तो आप देखेंगे उसमें एक तरफ तो गरीबों के लिए तड़प है, एक तरफ वो इस बात से बहुत ही दुखी रहता है कि किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था आम आदमी को हाशिए पर डाल देता है। दूसरी तरफ उसकी ये भी इच्छा होती है कि
एक बेहतर समाज बन सके और उसका जीवन बेहतर हो सके। तो एक फ्लक्चुएटिंग बिटवीन नोबल एंड बेस कहते हैं इसको, कि दो चीज़ों के बीच में घूमता रहता है। एक तरफ तो अच्छा जीवन भी उसे चाहिए, दूसरी तरफ उसके अंदर आम आदमियों के लिए बड़ी सहानुभूति भी है, और इससे उसका पॉलिटिकल थियरी का डायरेक्ट, उसका पॉलिटिकल फिलॉसफी का डायरेक्ट लिंक स्थापित होता है। आप मार्क्स को लें, मार्क्स का समय है जब पूंजीवाद स्थापित हो चुका है, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं, व्यापार बढ़ा हुआ है, और कारखानों के साथ, कल कारखानों के साथ साथ आप देखेंगे कि यूरोप में लेबर कॉलोनीज़ भी बन रहे हैं, मज़दूरों की कॉलोनीज़ भी बन रहे हैं। वहाँ मज़दूर बहुत सारे एक साथ रह रहे हैं, और एक तरफ तो बहुत कुछ लोग बहुत धनी हो रहे हैं जो पूंजीपति हैं, और दूसरी तरफ बाकी लोग मज़दूर कॉलोनियों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी ये समस्या थी कि कैसे इस चीज़ को समझें, ये कॉन्टेक्स्ट था उनका। गांधी का कॉन्टेक्स्ट क्या था? गांधी का कॉन्टेक्स्ट, व्यक्तिगत कॉन्टेक्स्ट ये था कि गांधी जब भारत लौटे तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया। जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट था वो गांधी का कॉन्टेक्स्ट था। औपनिवेशिक समाज का जो स्वरूप था वो गांधी का कॉन्टेक्स्ट था। लड़ाइयाँ चल रही थी उपनिवेशवाद के खिलाफ, लेकिन कोई बहुत आर्टिकुलेट लड़ाई नहीं हो पा रही थी। तो गांधी के लिए एक समा बंधा था जिसमें गांधी अपने चिंतन को करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर चिंतक का अपना एक व्यक्तिगत, सामाजिक, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, और उसकी सोच प्रक्रिया उस संदर्भ की उपज होती है। ऐसे ही संदर्भ की उपज के रूप में यदि आप सोच प्रक्रिया को देखेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा कि किस तरीके से कोई विचारधारा विकसित होती है, इसे समझ सकें। दूसरा पॉइंट इस संदर्भ में है समस्या का, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक तो समस्या है जो संदर्भ से उपजी हुई समस्या है, जिसे वो देख रहे हैं, जिसे झेल रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। और दूसरी समस्या है जो बौद्धिक समस्या है। बौद्धिक समस्या का मतलब ये है कि अब आपको एक तर्क गढ़ना है, एक सिद्धांत गढ़ना है। उस सिद्धांत को गढ़ने के पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस बात के लिए सिद्धांत गढ़ रहे हैं, उपलब्ध सिद्धांत क्या हैं, उनकी खामियां क्या हैं, नया सिद्धांत कैसे हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये तमाम चीज़ें जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है किसी सोसाइटी का, जो बौद्धिक इतिहास है किसी समाज का, उस बौद्धिक इतिहास में जो समस्याएं हैं सब चीज़ों को समझने की, उन चीज़ों को समझना इन बुद्धिजीवियों ने किया है। इसलिए संभव है कि इन दोनों का पूरा डीप लिंक हो। यानी यदि मैकियावेली नहीं होते, शायद हॉब्स भी नहीं होते, क्योंकि मैकियावेली पहले कह चुके हैं कि भाई देखो, ये राज्य जब तक परमानेंट आर्मी नहीं रखेगा, पावरफुल नहीं बनेगा, जनता पे कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक समाज में बेहतर स्थिति नहीं बनेगी। तो हॉब्स के लिए अब इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ इतना था, ये बताना इस राज्य का आधार क्या है, जनता इस राज्य को क्यों मानेगी। जनता के सामने यदि कोई ताकत उभरती है ऐसी, तो जनता उसे क्यों माने। तो हॉब्स ने उसके लिए एक सिद्धांत का गठन किया। हॉब्स ने कहा कि जनता इसलिए मानेगी उस चीज़ को कि जनता ने ही उसका निर्माण किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की उपज हुई। जब हॉब्स ने कह दिया कि व्यक्ति एक साथ मिलकर ये तय करता है कि एक सत्ता का निर्माण करना है और अपनी सारी शक्ति उस सत्ता को सुपुर्द कर देना है, ताकि सत्ता समाज में अमन चैन ला सके और हमारा कल्याण कर सके। और उसके निर्माण की प्रक्रिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और राज्य बन गया। एक ऐसा राज्य बन गया जो बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपने उन्हें दे दी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो ये है कि हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि तमाम शक्ति हम लोग किसी
तीसरे आदमी को दे दें, किसी अलग आदमी को दे दें, तो जिस आदमी को हमने अपनी शक्ति ट्रांसफ़र की उस आदमी का हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसका कोई उत्तरदायित्व हमारे प्रति नहीं है, वो बिल्कुल निरंकुश शासक हो सकता है। तब लॉक के लिए समस्या आई। ग्लोरियस रिवोल्यूशन में जब ये सवाल उठाया गया कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेस, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन का इंस्टीट्यूशन क्या होगा, कैसी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। ये बुर्जुआजी जो पूंजीपति जो पूंजीपति वर्ग उस वक्त पैदा हो रहे थे, उनकी संपत्ति थी, उन्होंने संपत्तियां हासिल की थी, उस पर कंट्रोल किया था। तो अब ये सवाल था कि ये प्राकृतिक संपदा किसी व्यक्ति के अधिकार में कैसे रहे, इसके लिए कोई तर्क गढ़ना पड़ेगा। तो लॉक ने इसके लिए तर्क गढ़ने की कोशिश की। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है जिसे उसे समाधान करना है, जो उसके पहले के जनरेशन ने एक जहाँ पर चीज़ें छोड़ी हैं, जो तर्कों के निर्माण की, जो सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया को उन्होंने जहाँ छोड़ा है, वहाँ से आगे बढ़ाने का काम अगले बुद्धिजीवी का होगा। तो ये एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम का डोमेन है। जो जैसे आप यदि प्लेटो को लें, प्लेटो का क्या प्रॉब्लम था? प्लेटो का प्रॉब्लम था कि किस तरीके से वो राज्य के ऐसे सिद्धांत का निर्माण करें कि राज्य मजबूत हो सके, कि राज्य बाहरी आक्रमण से लोगों की रक्षा कर सके, और बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए राज्य का एकजुट होना ज़रूरी है, एकजुट होने के लिए राज्य के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, वो चिंतक अपने कॉन्टेक्स्ट से बंधे हुए हैं और अपनी समस्याओं से बंधे हुए हैं। उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें मिला है उनके पहले के जनरेशन के चिंतकों से, और उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसा तर्क गढ़ने की कोशिश करते हैं कि नए तरह की बात उसमें की जा सके। अब इससे आगे यदि हम बढ़ें तो फिर ये सब लोग जितने भी चिंतक हैं, वो अपना उपागम भी निर्धारित करते हैं। एक उपागम निर्धारित करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, सोचने की प्रक्रिया हमारी क्या होगी, हमारी बेसिक मॉडल हमारा सोचने का क्या होगा। अब हॉब्स का देखें। हॉब्स तत्कालीन वैज्ञानिक विकास से बहुत प्रभावित था। न्यूटन हॉब्स के पहले आ चुके हैं। न्यूटोनियन साइंस का पूरा ग्रोथ हो चुका है, पूरा बढ़ चुका है न्यूटोनियन साइंस। लोगों के बीच में न्यूटोनियन साइंस एक स्वीकृत मान्यता हो चुकी है। तो हॉब्स ने उसी फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ों को सोचना शुरू किया, और इसलिए उसने बिल्कुल व्यक्ति से सोचना शुरू किया। एक मेथड उसने बनाया कि हम लॉजिकली किसी आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तार्किक ढंग से किसी आर्ग्यूमेंट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उस तार्किक कंस्ट्रक्शन, उस तार्किक निर्माण की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट से, सबसे छोटे यूनिट से तर्क की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे, और फिर तर्क के द्वारा हम गढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे कि राज्य की मान्यता क्या है, राज्य को क्यों माने हम लोग, राज्य का काम क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, यहाँ तक हम पहुँच सकें। तो एक मेथड उन्होंने बनाया जिसमें कि एक व्यक्ति के बारे में उसने कल्पना की कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट होता है, स्वभाव से ही वो एक दूसरे के साथ बढ़िया संबंध नहीं रख सकता है, और यदि ऐसा नहीं रख सकता है तो फिर यदि कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। अब यदि लड़ाइयाँ लोगों के बीच में होंगी तो लोग क्या सोचेंगे? फिर उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि यदि हम कोई अथॉरिटी क्रिएट नहीं करते हैं तो हम आपस में लड़कर मर जाएंगे। फ्रॉम ईच अगेंस्ट ऑल, हर व्यक्ति के खिलाफ लड़ता रहेगा, और इसीलिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत होगी जो कि लड़ने वाले व्यक्तियों के बीच में किसी तरीके से सुलह करवा सके, कोई ऐसे नियम कानून बना सके जो सबको मान्य हो और ये लड़ाइयाँ नहीं हो। तो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत का निर्माण किया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के निर्माण की एक पूरा मेथड है, जो मेथड आप देखेंगे वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ मेथड है, जो न्यूटोनियन साइंस का आधार उस पर टिका हुआ मेथड है। उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यदि आप हॉब्स के तर्क में घुस जाएं तो उस तर्क का आखिरी छोर हमेशा ही वहीं पहुंचेगा जहां हॉब्स पहुंच रहा है।
आप मार्क्स को देखें, मार्क्स ने कहा कि हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को मेथड बनाएंगे जिससे हम सब कुछ को देखने की कोशिश करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि किस तरीके से द्वंद्व, विचारों में द्वंद्व होता है, समाज में द्वंद्व होता है, प्रकृति में द्वंद्व होता है, और इस द्वंद्व की प्रक्रिया में ही नई प्रक्रिया का जन्म होता है, चाहे विचारों का हो चाहे समाज का हो। तो द्वंद्व की ये प्रक्रिया ही उनका मेथड। हर जगह जब वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो इस द्वंद्व को खोजने की कोशिश करेंगे, किस तरह का द्वंद्व चल रहा है जिस द्वंद्व से कि नई प्रक्रिया का जन्म हो रहा है। ये एक तरह का मेथड है। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। जो दो महत्वपूर्ण शब्द इसमें आते हैं, एक आता है ज्ञान मीमांसा, एक आता है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी। तत्व मीमांसा जिसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं और ज्ञान मीमांसा जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तत्व मीमांसा का मतलब है कि सत्य का की प्रकृति क्या है, सत्य का नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रूथ, किस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके बारे में हम ज्ञान तो बाद में सोचेंगे, पहले हम देख लें कि ये चीज़ किस तरह की है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर दूसरा ज्ञान मीमांसा कि हम इसको कैसे समझें। तो हर चिंतक को आप देखेंगे कि अपना तत्व मीमांसा और अपना ज्ञान मीमांसा वो निर्धारित करते हैं। या तो स्वयं उसके बारे में बात करते हैं या एक संदर्भ है जिस संदर्भ में वो उसके बारे में बात करते रहते हैं। इसलिए जब आप किसी चिंतक को पढ़ें तो खोजने की कोशिश करें कि उस चिंतक का मेथड क्या है। आप गांधी को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे गांधी का मेथड क्या है, क्या गांधी के पास कोई मेथड भी है, क्या गांधी का जो चिंतन है वो किसी प्रक्रिया का पार्ट है? तो बिल्कुल है। गांधी उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। वो प्रयोग करते हैं, उनका हर कार्यक्रम प्रयोग होता था, चाहे वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड कार्यक्रम हो। वो कहते थे कि सत्य के बारे में ज्ञान ही कम है। सत्य एक पूरी प्रक्रिया है जिसके बारे में किसी व्यक्ति को पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता है तो सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है और हम जो कुछ भी कह रहे हैं, इसमें यदि विवाद है, इसमें यदि कोई किसी तरह का मतभेद है, तो हमें ये मानना चाहिए कि सामने वाला भी सही हो सकता है और हम भी सही हो सकते हैं। और फिर हम अपने सत्य को लेकर पकड़कर आग्रह जरूर करें, सत्याग्रह जरूर करें, लेकिन उस सत्याग्रह में हम हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि सामने वाला जिस सत्य को ला रहा है, हो सकता है वो पूर्णतर सत्य हो सकता है वो हमसे बेहतर सत्य हो, जो कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हो। इसलिए गांधी कहते थे कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। विचारधारा को लेकर, विचारों को लेकर हिंसा की ज़रूरत नहीं है, बहस की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, संवाद की ज़रूरत है। क्योंकि संवाद के द्वारा आप ये महसूस करेंगे कि हो सकता है कि आपका ज्ञान अधूरा था, उनका ज्ञान पूरा है। और यदि अधूरे ज्ञान को लेकर आप इतना ज़्यादा निश्चिंत हैं कि यही ज्ञान सही है और उस आधार पर आपने कुछ लोगों को मार डाला, हिंसा अपनाया, तो फिर जब आपको ये मालूम होगा कि मेरा ज्ञान अधूरा था, तब आप क्या करेंगे? ये गांधी का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये उनका मेथड था। जितने भी चिंतक आप देखेंगे, सब चिंतक या तो सीधे तौर पर अपने मेथड के बारे में बात करते हैं या फिर उनके टेक्स्ट को पढ़कर उनके मेथड को निकाला जा सकता है। मार्क्स को लें, मार्क्स ने कई जगह लिखा है अपने मेथड के बारे में, और सही मेथड उनका क्या है, कैसे उसको उपयोग में लाया जाए, इसको देखने के लिए कई तरह के टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और मेथड का उपयोग फिर वो अपनी समस्याओं के समाधान, अपने बौद्धिक समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। और बौद्धिक समस्याओं के समाधान से जो निष्कर्ष निकलता है, उसका उपयोग वो अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब आप देखें कि मेथड, अलग अलग तरह के मेथड से किस तरीके से अलग अलग तरह के सिद्धांतों का निर्माण संभव हो पाता है। और उन सिद्धांतों से को फिर हम जांच करें कि आज के संदर्भ में, आज की जो हमारी समस्याएं हैं, उसके लिए वो सिद्धांत कितने सक्षम हैं। यदि नहीं है तो फिर हमें अपने मेथड की रचना करनी पड़ेगी और हमें उन सिद्धांतों से चीज़ों को सीख कर नए सिद्धांत की रचना की करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसलिए जब हम चिंतक की तरफ देखना शुरू करेंगे तो हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और खुद के चिंतन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले जाएंगे।
आप देखें, आप प्लेटो को लें, प्लेटो ने कई सिद्धांतों का निर्माण किया, जस्टिस के सिद्धांत का निर्माण किया, न्याय का सिद्धांत का निर्माण किया। क्या था उनका न्याय का सिद्धांत? पहले ये देखें उनकी समस्या क्या थी। प्लेटो की समस्या थी कि छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों पर में आपस में लड़ाइयाँ चलती थी। जो राज्य जिस दूसरे राज्य को कब्जा कर लेता था, उस राज्य के तमाम लोग जीतने वाले राज्य के गुलाम हो जाते थे। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अपने राज्य को मजबूत कैसे बना के रखा जाए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राज्य तभी मजबूत होगा जब राज्य के अंदर सब कंपोनेंट्स मजबूत होंगे, जब उनके संबंध पाक साफ होंगे और वो मजबूत संबंध होगा, तभी राष्ट्र मजबूत हो सकता है। फिर उन्होंने गौर किया कि अच्छा, राष्ट्र के अंदर की क्या समस्या है सबसे बड़ी, क्यों आपस में संघर्ष इतना बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को जो काम मिलता है करने के लिए, वो उनके अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं मिलता है, और जिस काम को करने में से मन नहीं लगता है वो काम हमेशा अधूरा होता है, जिस काम को करने में से मन लगता है वो हमेशा बेहतर होता है। तो हमें ये ढूंढना होगा कि किस व्यक्ति को किस तरह का काम करना सही रहेगा। फिर उन्होंने पूरा एक सिद्धांत दिया जस्टिस का। उन्होंने कहा कि मनुष्य का 3 तरह का स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव 3 तरह का होता है। एक है जो करेज की बात करता है। मैंने कल भी बताया था कि करेज, एपिटाइट एंड स्पिरिट 3 तरह का स्वभाव होता है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम समाज में श्रम विभाजन को ही इस 3 आधार पर बांट दें तो बेहतर समाज बन सकता है, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यानी यदि हम कुछ ऐसे लोग को लें जो लोग स्पिरिटेड लोग हैं, जो लोग ज़्यादा चिंतन में विश्वास करते हैं, उन्हें वहाँ का राजा बना दें और चिंतनशील राजा बना दें। और जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करने में विश्वास करते हैं, उपभोक्तावादी हैं, उन्हें हम व्यापारी बनाएं, उन्हें हम इंडस्ट्रीज में लगाएं, उन्हें हम प्रोडक्शन में लगाएं। और जो लोग वीर हैं उन्हें हम सेना में लगाएं। तो अपने स्वभाव के अनुसार यदि हमें काम मिल जाएगा तो हम फिर ना तो डिससेटिस्फाइड होंगे, ना हम उससे फाइट करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। लेकिन अब सवाल उठा कि आखिर हम ये तय कैसे करेंगे कि किसका स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने पूरा एक शिक्षा का सिद्धांत बनाया, और शिक्षा के सिद्धांत के हर एक स्टेज में उन्होंने टेक्निक बनाया कि कैसे आप ये तय कर पाएंगे कि आपके नागरिकों का मूल स्वभाव किसका क्या है। और जब एक बार मूल स्वभाव मिल जाए तो उसके हिसाब से ही आप उन्हें काम बांट सकते हैं। हर एक स्टेज पर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा साहसी है, शरीर के गठन पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो प्लेटो कहता है कि स्कूल में जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया कि एक स्टेज पर इन्हें बाहर कर लो, इन्हें ट्रेन करो मिलिट्री के लिए। जो एपेटाइट करता है, जो ज़्यादा कंज्यूमशन करता है, उन्हें एक स्टेज पर बाहर कर लो और उन्हें ट्रेन करो इंडस्ट्रीज़ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और जिन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल बौद्धिक चिंतन, शुद्ध बौद्धिक चिंतन करते हैं, उन्हें आगे पढ़ाओ, उन्हें आगे ले जाओ। और फिर जब वो इस लायक हो जाए, एक स्टेज पर आ जाएं, तो उन्हें राजसत्ता में शामिल करो। तब सवाल ये उठा कि ऐसा तो हम कर देंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हम कुछ ही लोगों को राजसत्ता में ले जाएंगे। तो प्लेटो का मत बिल्कुल साफ था कि कुछ ही लोगों को राजसत्ता में जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग राजसत्ता के बारे में जानते नहीं हैं, और उनके विचारों को यदि राजकाज चलाने में शामिल किया जाएगा तो एक तरह का मोबोक्रेसी हो जाएगा। डेमोक्रेसी को कहते थे मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी कभी प्लेटो ने पसंद नहीं किया। जो डेमोक्रेसी उस समय रहा होगा, उसका भी एक कारण था कि उसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि प्लेटो के गुरु सुकरात को जहर देना जरूरी है। तो कहते थे डेमोक्रेसी तो मोबोक्रेसी हो जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी कोई खास बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो उच्च तबके के लोग हैं, जिन लोगों को बिल्कुल चिंतन से मतलब है, जिनका कोई खास सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को शासक बनाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को देश का फिलोसोफर किंग बना दीजिए आप, जो किंग वो फिलोसोफर हों, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और जो आर्मी है और जो फिलोसोफर किंग्स हैं, जो उस तरह के लोग जो किंग सबके साथ किंगशिप में हैं,
इन लोगों के बारे में फिर सवाल ये उठाया गया कि फिर इनके परिवार होंगे, इनके अपने बच्चे होंगे जो ये संपत्ति का उगाना चाहेंगे, फिर वो भी एक परेशानी उत्पन्न कर सकता है क्योंकि बाकी लोगों को उस क्लास में एंट्री ही नहीं है। तो प्लेटो ने कहा ठीक है, इसके लिए हम एक तरीका निकालेंगे कि हम कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी लाएंगे। यानी इस क्लास के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उनका सारा देखभाल स्टेट करेगा और उनका व्यक्तिगत कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा। और दूसरा, चूँकि परिवार के होने से परिवारवाद होगा, परिवार के होने से परेशानी शुरू हो सकती है, इसलिए परिवार के बारे में कोई किसी के बारे में नहीं जानेगा, किसी का कोई परिवार नहीं होगा। उनका संबंध महिलाओं से बनेगा लेकिन परिवार नहीं होगा। बच्चे भी होंगे, वो बच्चे राज्य के बच्चे माने जाएंगे और राज्य के बच्चों को फिर उसी तरीके से पढ़ाया लिखाया जाएगा, उन्हें परिवार के होने से मुक्त कर दिया जाएगा। ये एक तरह का सिद्धांत उन्होंने निर्माण किया। जो मेथड उन्होंने अपनाया, जिसमें उन्होंने एक रैशनैलिटी के द्वारा सत्य को समझने का प्रयास किया, उस मेथड के द्वारा उन्होंने इस तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया। और फिर वहाँ से शुरू हुआ बाकी सिद्धांतों का गठन। और तब आप देखेंगे कि उन सिद्धांतों का आज के समय में क्या उपयोग है। क्या आज की जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है या नहीं है। और उपयोगी है या नहीं है, इस पर भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हम अब नए सिद्धांतों का जो गठन करना चाहते हैं, उसमें इन सिद्धांतों से क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो रूलिंग क्लासेस हों उनके परिवार ना हो, बहुत से लोग कह सकते हैं ऐसा, या उनका पूरा देखभाल राज्य करे, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, उन्हें प्रॉपर्टी रखना अलाउ नहीं किया जाए। उसका एक रूप ये है कि आज ये कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करें आप, कि कितनी प्रॉपर्टी आपकी, देखना ज़रूरी है क्योंकि करप्शन हो सकता है। इसी तरीके से आप गांधी को लें। मैं दो महत्वपूर्ण चिंतकों को ले रहा हूँ, गांधी और प्लेटो को, ये बताने के लिए कैसे ये फ्रेमवर्क ऑपरेट कर सकता है। मैंने बताया कि गांधी की समस्याएं क्या थी। कॉलोनियल समाज था, शोषण था, बाहर से गांधी ने पढ़ाई लिखाई की थी, उन्हें समझ थी कि क्या यहाँ चल रहा है। व्यक्तिगत जीवन में उनको ये अनुभव हुआ कि किस तरीके से अंग्रेज ह्यूमिलिएट करते हैं लोगों को। मेथड क्या अपनाया उन्होंने, ज्ञान प्राप्त करने का मेथड क्या अपनाया, थियरी बनाने का मेथड क्या अपनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम से अपने आप को समझेंगे तो सही नहीं होगा, हमें अपने नॉलेज सिस्टम के अंदर जाने की ज़रूरत है और हमें जनता से डायरेक्ट डायलॉग करने की ज़रूरत है। अंग्रेजों से डायलॉग से फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, पहले जनता से डायलॉग स्थापित करो, एक क्रिटिकल मास अपने सपोर्ट में खड़ा करो और इसके लिए भारतीय परंपराओं को देखो, भारतीय टेक्स्ट को देखो, उन टेक्स्ट से सिद्धांतों का निर्माण करो और उस सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग करो, जिसे वो सत्य का प्रयोग कहते थे। और उस प्रयोग का आधार क्या होगा, तो उस प्रयोग का आधार होगा मानव मुक्ति। उन्होंने एक सूत्र दिया, जब भी कुछ काम करने जाओ तो पहले ये सोचो कि मेरे इस काम से समाज के आखिरी आदमी को क्या फ़ायदा होगा। यदि समाज के आखिरी आदमी को कुछ फ़ायदा होगा तभी हम ये मान पाएंगे कि ये काम सही है। तो इस तरीके से इस मॉडल को लेकर हम देख सकते हैं कैसे काम करता है। जी, चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार जी, सवाल पूछिए सर। ये पूछ रहे थे कि ये पूछ रहे थे आप, आज के संदर्भ में जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो जिस तरह का समाज बनाना अगर संभव है क्या, और अगर नहीं संभव है तो उसके लिए फिर कौन कौन से विचारधारा को अगर ये मिला के इस तरह का एक समाज बने कि हाशिए के लोगों तक वो उसका फायदा हो। हाशिए के लोग जो आज गरीबी रेखा से जी रहे तो उनको भी लाभ मिल सके। अंतिम सबसे बड़ी सवाल जो ये है कि करप्शन और करप्शन सबसे ज्यादा बौद्धिकों के अंदर ज्यादा है भरा हुआ है आज के संग में। शायद पहले भी रहे हो बौद्धिक लोग ज्यादा करप्ट हैं, तो आज भी हमको लगता है कि करप्शन बौद्धिकों के अंदर ज्यादा है बनिस्बत के जो कम प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके अंदर शायद कम करप्शन। तो हम ये पूछ रहे थे कि आज के संदर्भ में क्या मतलब इस तरह से हो सकता है कि आज का समाज जो बेहतर बनाया जाए। जी,
आज के समाज को बदलने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण टेक्स्ट हैं, जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसे मैं मानता हूं कि ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें आने वाले समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए ज़रूरी हैं, वो हैं गांधी का हिंद स्वराज, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 3 टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन 3 टेक्स्ट से सारा परिवर्तन हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि किसी चौथे टेक्स्ट का यदि आपको निर्माण करना है तो इन 3 टेक्स्ट में जो कुछ उपलब्ध है उनको आप समाएं और नई चीज़ों को लाएं। और आज के समाज में परिवर्तन आना ही होगा, क्योंकि एक तरफ धनी लोग जमा हो गए, मुट्ठी भर लोगों के पास पूरी संपत्ति जमा हो रही है और बड़ी संख्या में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा समाज आगे चलना संभव नहीं है। जी, निश्चित तौर पर समाज बदलते रहता है तो कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव भी होंगे, खराब बदलाव भी, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक इंदौर से दर्शक उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, किनका? तो इसका फेडरलिज्म, ओके, हाँ, फेडरल गवर्नमेंट, तो सर इसका जो कॉन्सेप्ट है तो उसका श्रेय किस थिंकर को दिया जाता है? मतलब उसका क्या माना जाता है कि पहले किस थिंकर ने सोचा कि फेडरलिज्म होना चाहिए? ओके, किस फेडरलिज्म का बारे में जानकारी लेना है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैं पहले तो इनको बता देना चाहता हूँ। एक फेडरलिज्म, गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म पे एक पूरा लेक्चर हम लोग का है, वो आप CC एडुसेट टाइप करके गूगल पे, तो गूगल पे लेक्चर हैं, उसमें पूरे 1 घंटे का 3 लेक्चर इनफैक्ट है। और फेडरलिज्म के जाने माने अथॉरिटी हैं प्रोफेसर MP सिंह, उनके द्वारा दिया गया लेक्चर है। तो न केवल इंडिया के कंसर्न में बल्कि इंडिया और कनाडा के फेडरल सिस्टम क्या है और क्या होना चाहिए, कैसे विस्तृत लेक्चर है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। और बाकी सर से मैं 1 मिनट में संक्षेप में उनको आग्रह करता हूँ। देखिए, फेडरलिज्म का पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या पोजीशन है, क्यों, किस तरह के फिलॉसफी से फेडरलिज्म जैसी चीज़ का निर्माण हो सकता है? सिंपल सी बात है कि यदि समाज में सामाजिक बहुलता है, बहुत तरह का समाज है, तो सत्ता को भी उस बहुलता को स्वीकृति देनी चाहिए। उस बहुलता को स्वीकृति देने का मतलब है कि आप अलग अलग जगह पे गवर्नेंस का अलग अलग सिस्टम बनाएं। कुछ चीज़ें जो केंद्रीय महत्व की हैं उन्हें आप केंद्र के पास रखें, बाकी जो लोकल महत्व की चीज़ें हैं वो लोकल सत्ता के पास आप दें, ताकि उन चीज़ों को वहाँ पे देखा जा सके। उदाहरण के लिए आप लें प्रॉपर्टी रेजिम, संपत्ति का अधिकार। पंजाब में जो संपत्ति का सामाजिक अधिकार रहा है वो बिहार और बंगाल से अलग रहा है। तो पंजाब के इन चीज़ों के लिए पंजाब सरकार को अनुमति दी जाए। या जैसे आप कृषि को लें या आप एजुकेशन को लें, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम वहाँ बनाया जाना चाहिए, इसका बहुत ही सांस्कृतिक आधार भी होगा। और कोई केंद्रीय सरकार अलग अलग जगह के सांस्कृतिक आधार पर शिक्षा नीति नहीं बना सकती है। इसीलिए ऐसे सत्ता के केंद्रों की ज़रूरत होगी जो वहाँ के लोकल कल्चर को समझकर वहाँ पर गवर्नेंस कर सकें। इसी दार्शनिक आधार पर फेडरलिज्म का निर्माण किया गया है। ओके, और हम लोग चर्चा कर रहे थे गांधी जी और प्लेटो का, जो उनने समाज के संरचना के लिए, पुनर्रचना के लिए जो उन लोगों ने सामने संकल्पना पेश की, उसके बारे में आप बता रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे गांधी को आप देखेंगे कि गांधी ने एक मेथड अडॉप्ट किया। जब वो आए वहाँ से इंग्लैंड से और भारत में राजनीति करने की बात उन्होंने सोची, तो पहला काम उन्होंने किया कि पूरा भारत भ्रमण किया, भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। और भारतीय समाज को समझने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि अपना गणवेश बदला, कहा कि मुझे आम आदमी के गणवेश में आने दो। उन्होंने घर की जगह उन्होंने आश्रम बनाया, क्योंकि आश्रम और घर में बहुत अंतर है। आश्रम में एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, वहाँ के कुछ रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। घर में एक अथॉरिटी होता है, एक व्यक्ति जो उसका मालिक होता है घर का। तो ऐसे कई सारे चीज़ों को लाकर गांधी ने नए तरीके से समाज के साथ संवाद स्थापित किया और परिवर्तन के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया। प्रॉपर्टी के सिद्धांत को देखें, गांधी ने कहा कि ट्रस्टीशिप लागू होना चाहिए। धर्म को देखें, गांधी ने कहा कि धर्म मुक्तिकामी होना चाहिए। रिचुअल्स को उन्होंने बदला, रिचुअल्स को उन्होंने तोड़ा, धर्म का मतलब ही उन्होंने बदल कर रख दिया। तो ऐसे हर एक चिंतक जो होते हैं अपनी समस्याओं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर चिंतन करते हैं। उनके चिंतन को समझने के लिए हमें उनके जीवन के साथ जोड़ना, उनके समाज के साथ तात्कालिक समय के साथ जोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी हमारे दर्शक जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा
कि बौद्धिक लोग या पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार या ज़्यादा उस तरह का स्कोप है कि वो भ्रष्टाचार कर सकें या करें, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो तरह पढ़े लिखे लोग दो तरह के हैं। पढ़े लिखे लोग एक वो हैं जो सरकारी महकमे में चले जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग वो भी हैं जो शुद्ध रूप से पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। मैं इन दोनों को अलग अलग समझता हूँ। एक तो बौद्धिक लोग हैं जो चिंतन का काम ही करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। एक वो लोग हैं जो पढ़ाई करके कुछ और काम करते हैं। तो मैं पहले पढ़ने पढ़ाने वाले को लूँगा, क्योंकि जो पढ़ाई करके कुछ और लोग और काम करते हैं वो तो पक्का करप्शन में जाते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जितने पढ़े होते हैं उतना करप्ट भी हो जाते हैं। मुझे याद है एक बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ। तो उन्होंने कहा आपसे बात नहीं करनी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जो जितना पढ़ा है उतना ज़्यादा पैसा लेता है। यदि वो चपरासी है तो 10 रुपये लेता है, BDO है तो 1000 रुपये लेता है, कलेक्टर है तो 10,000 रुपये लेता है, और इस तरीके से बढ़ता जाता है। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे यही समझाया कि देखो, एक दूसरा ग्रुप है जो पढ़ने पढ़ाने का ही काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने का काम करने वाला भी आजकल करप्ट हो गया है। करप्शन ये भी है कि यदि सच को आप सच ना कहें तो वो भी एक तरह का करप्शन है, क्योंकि आप डरते हैं या आप कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप उसको अपनी पूरी बातों को सच की जगह पर एक नकली तरह का जामा पहनाते हैं। ये भी एक तरह का करप्शन है, और ये ख़तरनाक करप्शन है, क्योंकि विचारों के लेवल का ये करप्शन है। ये तो समझ में लोगों को नहीं आएगा और विचार चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे यदि आप वर्ल्ड बैंक ने ये तय किया कि भारत में लोगों को प्राइवेट सेक्टर के प्रति आस्था जगाई जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हिलाना है उन्हें, और इसके लिए उन्होंने बुद्धिजीवियों को फंड किया कि आप प्रोजेक्ट करें और बताएं कि प्राइवेट सेक्टर सही है। और बुद्धिजीवियों ने ऐसा किया, इस बात को जानने के बावजूद कि ये गलत हो सकता है, बुद्धिजीवियों ने उसे सही ठहराया। तो ये बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा करप्शन है, और ये करप्शन भारत में बखूबी चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है। बुद्धिजीवियों से सचेत होने की ज़रूरत है। जब बुद्धिजीवी कुछ कहते हैं तो उनसे पूछिए कि आपकी पात्रता क्या है कहने की, स्वयं आप क्या कर रहे हैं। यदि उनके वचन और उनके कर्म में डिफरेंस है, जो गांधी कहा करते थे, तो उन्हें रोकिए और कहिए कि आपकी पात्रता नहीं है कि आप सच बोलें। आप याद करें गैलीलियो जैसे लोगों को, या एरिस्टोटल और प्लेटो का संबंध। एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों गुरु शिष्य थे। प्लेटो गुरु था, एरिस्टोटल शिष्य था। जब एरिस्टोटल दूसरे तरीके से सोचने लगे तो उन्होंने कहा कि डियर इज़ प्लेटो बट डियर इज़ द ट्रूथ। प्लेटो तो बहुत डियर है क्योंकि मेरे गुरु हैं, लेकिन सत्य मेरे लिए ज़्यादा प्रिय है अपने गुरु से। या जब गैलीलियो को सज़ा सुनाई गई ये कहने के लिए कि पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, तो कोर्ट में बहस के समय गैलीलियो ने मान ली इस बात को कि नहीं, सूरज ही घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। लेकिन बाहर निकलते उन्होंने कहा लेकिन फिर भी सच यही है कि पृथ्वी घूमती है चारों तरफ। तो सच के प्रति जो आस्था है वो यदि नहीं है तो वो भी एक तरह का करप्शन है। उड़ीसा से दर्शक उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया है। तो निश्चित तौर पर भी एक करप्शन को इसमें रख सकते हैं। करप्शन का खुद एक डिफाइन करने के समय आ गया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बौद्धिक करप्शन बहुत बड़ा करप्शन जो सवाल ने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। मतलब ये तो करप्शन है ही कि यदि आपको पढ़ाना और आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपना केवल पैसा ले रहे हैं, बल्कि आप दूसरे का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। ये तो करप्शन है ही, लेकिन उससे बड़ा करप्शन ये है कि आप सच को सच न कहने में सक्षम होते हैं। यदि सच को सच न कह पाए ये भी एक तरह का करप्शन है, क्योंकि आप सच को सच न कह पाने की कीमत लेते हैं। सच को सच न कह पाने के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको विदेश का टिकट मिलता है, आपको कुछ और मिलता है, तो ये एक तरह का करप्शन है। और ये करप्शन सारे बाकी करप्शन से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका लंबा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस पर चेक कौन रखेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि चूँकि बौद्धिक जगत में स्वयं इन्हें अपने चेक रखने को कहा गया है, चूँकि यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई बाहर से कंट्रोल नहीं किया। यदि आप हमें कंट्रोल करते हैं कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तो वो भी एक समस्या है, क्योंकि फिर हम स्वतंत्रतापूर्वक कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर आप तय करेंगे हमें क्या कहना है, वो भी एक तरह की समस्या हो जाएगी कि सच उजागर नहीं होगा। मुझे लगता है इसके लिए एक एथिक्स की ज़रूरत है। एक बौद्धिक, जैसे डॉक्टरों के लिए एक एथिक्स होता है कि आप अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे, मरीजों के लिए करेंगे, उनके जीवन को बचाने के लिए करेंगे। तो यहाँ तो डॉक्टरों से भी ज़्यादा बड़ा बात है। डॉक्टर तो एक जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, पूरे जनरेशन पूरे समाज के साथ कर रहे हैं। कई बातें हो सकती हैं, कई महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जो कि 100 साल 200 साल तक प्रभावित करे। इसलिए बुद्धिजीवियों के करप्शन को तो बिल्कुल ही ध्यान रखने की जरूरत है, और सवाल हमेशा पूछते रहने की जरूरत है बुद्धिजीवियों से कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ काम चल रहा है कि कैसे उनको अकाउंटेबल बनाया जाए?
इस पर काम चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। और एक पीयर ग्रुप प्रेशर होता है बुद्धिजीवियों के अंदर। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके आपस में जो संबंध है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और उसमें आपकी यदि शाख गिर जाती है तो आपके लिए एक परेशानी हो जाती है। एक यहाँ संस्था है CSDS, सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, उसके जो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था, उनसे मेरी बातचीत, रजनी कोठारी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें फोर्ड फाउंडेशन से पैसे नहीं लेने चाहिए। हमने पूछा आपने पहले लिया था, आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा उस पैसे के चलते हमें बहुत डिलीजिटिमेसी हमारा हो गया, हमारी पात्रता घट गई सत्य कहने की। लोग हमारे कहे हुए सत्य पर विश्वास नहीं करने लगे कि इन्होंने पैसा लेके सत्य कहा है। ये जो मीडिया में जिस तरीके से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, जो स्पॉन्सर्ड न्यूज़ है, ये वैसी घटना हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपस में पीयर ग्रुप के अंदर एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि आप सवाल पूछना शुरू करें कि भाई इसका स्रोत क्या है और ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, और ये सवाल पूछना चाहिए और जनता को भी पूछना चाहिए इन सवालों को। आज यदि FDI पे कोई बुद्धिजीवी ये लिखता है कि FDI सही है या गलत है, तो बुद्धिजीवियों से जनता को पूछने का पूरा हक है कि बताएं, कि पूरी तरह एक्सप्लेन करें कैसे सही है कैसे गलत है, हमारे भविष्य के लिए क्या होगा। इंदौर से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जी सवाल पूछिए। सर मेरा प्रश्न अभी ज्वलंत मुद्दे में पूरी तरह से जरूर सर, जरूर। जो भी सर मुंबई में जो 66A IT एक्ट का जो गलत उपयोग हुआ, वह भी चिंतन को रोकता है कि नहीं रोकता है? माफ करेंगे, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, कृपया अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुंबई में अभी 66A IT एक्ट का गलत उपयोग हुआ है, वह भी चिंतन पे प्रभाव डालेगा नहीं डालेगा सर? फिर से सवाल पूछिए। सर मुंबई में जो एक्ट 66A जो IT एक्ट है, उसका गलत उपयोग हुआ है, तो सर उसका भी व्यक्ति चिंतन को सही करता ही करता है। किससे गलत उपयोग हुआ है? मुंबई में जो हुआ गलत उपयोग, देखिए ये तो इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इस पर तो सरकार के कोई प्रतिनिधि होंगे वही बता पाएंगे। लेकिन बौद्धिक तौर पर निश्चित तौर पर सोचने की ज़रूरत है, आप सोचिए और सही जानकारी के लिए आप दूसरे सोर्स को ढूंढिए। हम लोग एकेडमिक चीज़ों पर ही बात कर सकते हैं, कोई एक्शन सही है गलत है उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो माफ़ करिएगा आपको उत्तर हम लोग नहीं दे पाते। जी दूसरा प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ों पे बोलना सही नहीं है हम लोग के लिए। क्या था? पर्टिकुलर कोई भी घटना पर कोई निर्णय लिया गया, किसी प्रकार कदम उठाया गया, तो क्या गलत हो? सरकारी कई तर्क पहलू होते हैं, एक पहलू के आधार पे हम लोग नहीं कर सकते, करना कठिन है। जी। और हर निर्णय के पीछे कुछ न कुछ तर्क तो होते ही हैं। हाँ वो तर्क है, लेकिन फिर भी उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं हम लोग। और जी बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है जी कि वर्तमान समय में जो पूंजीवाद के कारण हमारे देश को या पूरे विश्व को कितनी परेशानी उठानी पड़नी हो रही है, तो पूंजीवाद को तोड़ने के लिए हमारे समाज में किसी चिंतक ने कोई ऐसा नया आर्थिक सुधार योजना वगैरह बताया गया नहीं है? पूंजीवाद के जी आपका प्रश्न समझ में आ गया। तोड़ने के लिए क्या उपाय है? हाँ आपको प्रश्न समझ में आ गया। पूंजीवाद के विकल्प के तौर पर कोई भी आर्थिक मॉडल या आर्थिक विचारधारा विचार सामने देखिए अभी पूरे विश्व में ये मंथन चल रहा है, क्योंकि समाजवाद के विघटन के बाद, रूसी समाजवाद के विघटन के बाद लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि पूंजीवाद का विकल्प क्या होगा। पूरे विश्व में ये मंथन चल रहा है, और एक जो मुझे चिंतन खास महत्वपूर्ण लग रहा है जहाँ से वो निकल के आ रहा है वो जापान है। जापान में एक चिंतक हैं कोजिन कारातानी। कोजिन कारातानी का ये कहना है कि अब जो नई क्रांति होनी है उसमें हम कुछ संपत्ति के अधिकार को इस तरीके से निर्माण करें कि वो कॉमन्स के लिए हो, प्रॉपर्टी सारा कुछ कॉमन्स का कॉन्सेप्ट आए। और हम उन्होंने एक मूवमेंट चला रखा है, इसका नाम है न्यू एसोसिएशनल मूवमेंट, कि हम एसोसिएशंस बनाएं और सब कुछ हम उसके द्वारा करें ताकि धीरे धीरे राज्य जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाए और बाज़ार से हम बाहर निकल आए। उसमें बार्टर सिस्टम वो करते हैं, अपने सामानों का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे जो पूंजीवाद को तोड़ने का तरीका है वो है कि बाज़ार को आप तोड़ दें। बाज़ार को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें ख़रीदारी ना करें, लेकिन यदि बाज़ार में आप ख़रीदारी ना करें तो फिर कैसे काम चलेगा? ये चिंतन अभी दुनिया भर में चल रही है, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में शायद कुछ निकल के आएगा कि हम पूंजीवाद से बाहर कैसे निकलें। दो बातें हैं, पहली बात यह है कि पूंजीवाद से बाहर कैसे निकलें,
दूसरी बात है कि पूंजीवाद से बाहर निकल के हम किस तरह के समाज का निर्माण करें, कैसे इन तमाम चीज़ों को देखें। जो पूंजीवाद का विकास, जो पूंजीवाद ने मनुष्य के लिए विकास किया है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस विकास को रिटेन करते हुए हम किस तरीके से पूंजीवाद से बाहर निकलें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है जो हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि आने वाली संतति इस पर विचार करेगी। अभी तक तो कोई ऐसा मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है। गांधी का एक तरीका है, मार्क्स का एक तरीका है। मार्क्स के तरीके को फिर से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी ने पूंजीवाद पर कम बातचीत की है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बाजार से बाहर रखने का प्रयास किया और उस तरह की बातें उन्होंने की, कम कंजम्पशन की, वो एंटी कैपिटलिस्ट हो सकता है। कुजिन कालातानी अभी गांधी के इन विचारों को लेकर ऐसा सोचते हैं कि एंटी कैपिटलिज्म का ये एशियन तरीका है जो महत्वपूर्ण हो सकता है। नहीं, थोड़ा हम लोग भी कभी कभी देखते हैं आदर्शवादी ज़्यादा हो जाते हैं, व्यवहारवादी कम, या दोनों को साथ साथ रख कर देखने की तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो है, आदर्शवाद होने से काम नहीं चलने वाला। हमें रियलिस्ट होना पड़ेगा कि यथार्थवाद क्या है, यथार्थ में क्या चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक आदर्शवादी हो जाने से समय बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। पूरी तरह से जो अगर कोई समाज की रचना हो जिसमें कुछ भी गलत नहीं हो, सब सही हो, तो ये तो आदर्शवादी ही कल्पना ही हो सकती है। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत हद तक सही तो हो। यहाँ तो सब कुछ गलत है। जहाँ सब कुछ गलत है वहाँ लोग कहते हैं कुछ तो सही हो। ये संघर्ष तो चलना ही पड़ेगा। आप देखें, यूएस में इतना आंदोलन चल रहा है, लैटिन अमेरिका में इतना आंदोलन चल रहा है, ग्रीस में आंदोलन चल रहा है, इजिप्ट में आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन क्या है? यही कह रहा है कि जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था सही ढंग से लोगों के लिए चीज़ें लेकर नहीं आ पा रही है। इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। तो व्यवस्था के बदलाव की दिशा क्या होगी, किस तरफ ये जाएगा, कैसी नई व्यवस्था उभरेगी, ये कहना अभी थोड़ा कठिन हो रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि ये क्या होगा। तो क्या इसमें दार्शनिक रास्ता बताएंगे या जनता खुद ब खुद रास्ता तय करेगी? दार्शनिक भी क्या करते हैं? दार्शनिक तो जो संघर्ष चल रहा है उसी संघर्ष पे थोड़ा और गंभीरता से सोच के उसे अंजाम देने का प्रयास करते हैं। तो संघर्ष में से ही रास्ता निकलेगा। संघर्ष करने वाली जनता के बीच से जो मुद्दा उठेगा, उस पर जो बहसें हो रही हैं, उसी बहस को दार्शनिक थोड़ा और चिंतन करके रिफाइन करके एक टेक्स्ट का रूप दे देता है। तो ये संघर्ष अभी चल रहा है, इसमें दार्शनिक लोग लगे हुए हैं। कई दार्शनिकों ने जो चिंतन दिया उसके आधार पर संघर्ष चल रहा है। कई नए दार्शनिक अभी इन संघर्षों को लेकर चिंतन करने में लगे हुए हैं, नए तरह का सिद्धांत निर्माण करने की प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत गंभीरतापूर्वक चल रही है। बड़ा क्रिएटिव फेज है दुनिया का, जब नए सिद्धांतों की प्रजनन की पीड़ा अभी हो रही है दुनिया को। तो इस संघर्ष का जो स्वरूप है, क्या उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, अभी कुछ भी अंदाज़ लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी संघर्ष की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो बात सिर्फ इतनी हुई है कि लोग दुखी हैं, उस दुख को प्रकट करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। और अब तक तो आम लोग निकलते थे, जो गरीब थे, मार्जिन में थे। अब ऐसा लग रहा है कि जो जिसने इस व्यवस्था का सुख भोगा है, जो मध्यम वर्गीय है लोग हैं, वो भी सड़क पर निकलने लगे हैं। तो जब मध्यम वर्गीय सड़क पर निकल जाए, इसका मतलब कि बातें काफ़ी गंभीर हो रही हैं। तो उनके पास ये क्षमता है कि वो सोचें, लिखें, पढ़ें, छापें, तो शायद कुछ नई चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी अब। ओके, सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और इस पूरे पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थॉट पर जो हम लोग को श्रृंखला एक सप्ताह का रहा, उसको भी आज हम लोग यहाँ विराम देंगे और अगले सप्ताह हम लोग हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे और विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप और व्यास चैनल देखते रहिए। आपको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर रेमन ठाकुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।